कैसा अचरज होगा जब मेरे और आपके पुरखों ने देखा होगा जो हमारे हाथ में भूरी, काली या सफ़ेद चीज़ है, उसे ज़मीन में रोप दो तो ऐसा पौधा उगता है जो कई-कई बीज को जन्म देता है। हमें पुरखों की भूख की जो असुरक्षा है, उसे दूर करता है। हमने इसे किसानी का नाम दिया, हमने इसे कृषि का नाम दिया। बीज की समझ इंसानी खोज की सबसे बड़ी उपलब्धि है, जैसे आग की खोज, जैसे चरखे की खोज। नमस्कार, मैं हूं अमित और आज बात करेंगे हम कृषि बिल के बारे में। बीजेपी की सबसे पुरानी सहयोगी दल अकाली दल से बीजेपी का झगड़ा हो गया है और उनके एक मंत्री हैं, उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया है। कई दिनों से किसान पंजाब और हरियाणा में प्रदर्शन कर रहे हैं। कृषि एक बार फिर देश का केंद्रीय मुद्दा बन गया है। सरकार के सहयोगी दल विरोध कर रहे हैं, सरकार पीछे फिर भी नहीं हट रही है कृषि बिल को लेकर। कि मोदी जी ने कहा है कि विपक्ष कृषि बिल को लेकर बरगला रहा है। कौन से हैं ये तीन नए कानून जो कृषि पर आधारित है? इनके पक्ष में और तर्क में हम बात करेंगे। क्या आप किसान हैं या आप अन्न खाते हैं? यदि आप अन्न खाते हैं तो ये मुद्दा आप और हमसे जुड़ा हुआ है। खेत खलियान घर परिवार छोड़कर जब अन्नदाता दिल्ली दरबार में आता है तो वो नाराजगी लेकर आता है, वो गुस्सा लेकर आता है। प्रदर्शन करते अन्नदाताओं पर लाठियां चलाई जाती हैं, वो मार खाते हैं और हमें उन्हें देखकर तरस आता है। और आगे सियासत रह जाती है, किसानों के मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। जरूरी यह है कि किसान जिस बात पर धरना प्रदर्शन करते हैं उस पर चर्चा होनी चाहिए और चर्चा इस बात की भी होनी चाहिए कि कोई राजनीतिक पार्टी इन किसानों का राजनीतिक इस्तेमाल ना करने पाए। नरेंद्र मोदी सरकार कृषि सुधार को लेकर 3 बिल लेकर आई है। इसके खिलाफ हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न यूपी में किसान जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध में पंजाब में एक किसान ने जहर खाकर जान देने की कोशिश भी की। केंद्रीय मंत्री हर्षमन कौर ने भी इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस भी विरोध में कर रही है, मगर केंद्र सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं है। कल लोकसभा में 3 बिल पास हो गए हैं, तो सवाल उठना है कि जब ये बिल किसान विरोधी हैं, तो देश के अन्य राज्यों में ये विरोध प्रदर्शन क्यों नहीं हो रहा है? यदि किसान भी सरकार के वोट हैं, तो सरकार को ये कानून लाना चाहिए। बात करेंगे इन 3 बिल के बारे में। सबसे पहले आप इन 3 बिल को समझ लीजिए। पहला बिल है आवश्यकता वस्तु संशोधन विधेयक 2020, अंग्रेजी में इसे कहेंगे एसेंशियल कमोडिटी बिल। ये 1955 में बनाया गया था। इसमें सरकार ये तय करती है कि किसी भी सामान का कितना स्टोरेज या भंडारण हो सकता है। कालाबाजारी को रोकने के लिए ये बिल लाया गया था। सरकार युद्ध या आपदा के दिनों में ही भंडारण का नियमन तय कर सकती है, यानी उतनी दाल, उतना ही गेहूं स्टोरेज कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य दिनों में भंडारण पर कोई रोक नहीं है। दूसरा बिल है कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य संवर्धन सुविधा विधेयक बिल। इसमें सरकार ने किसानों को छूट दी है कि वो एपीएमसी मंडी के बाहर भी अपनी उपज को बेच सकता है। वन कंट्री वन मार्केट के अंतर्गत कोई भी किसान से उपज खरीद सकता है। तीसरा बिल है मूल्य आश्वासन पर बंदोबस्त और सुरक्षा समझौता और कृषि सेवा बिल। उत्पादन से पहले ही भाव को लेकर एक समझौता होगा। एक और भी बात निकल के आ रही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इस बिल में, कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी की बात इस कानून में है। हमने कुछ लोगों से बात की इस बिल पर। हमारे साथ हैं देवेंद्र शर्मा जी, जो कि कृषि मामलों के एक्सपर्ट हैं। वो क्या कह रहे हैं इस बात? और यूरोप में इतना भयंकर संकट है एग्रीकल्चर का, इसके बारे में तो हमारे इकोनॉमिस्ट नहीं जानते या नहीं बताना चाहते। अब देखिए, 7 दशकों से अमेरिका में ये ओपन मार्केट इकोनॉमी थी। वहां पर कोई एमएसपी नहीं है, वहां पर कोई एपीएमसी की मंडी नहीं है, वहां पर पूरा नेटवर्क है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरा रूरल का, हम सब जानते हैं। उसके बावजूद हम ये भी जानते हैं कि वहां पर वॉलमार्ट भी है जिसके पास कोई स्टॉक लिमिट नहीं है। इससे बड़ी कंपनी कौन सी हो सकती है? ये भी हम जानते हैं कि वहां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होता है, कमोडिटी ट्रेडिंग का सबसे बड़ा एक्सचेंज जो है शिकागो में है। उसके बावजूद भी अमेरिकन एग्रीकल्चर इज पासिंग थ्रू ए टेरिबल क्राइसिस। The chief economist of the US Department of Agriculture has gone on record saying कि American farmers की जो income है since 1960s has been on a steep decline.
आजकल भी अगर हम देखें तो द रेट ऑफ सुसाइड इन रूरल अमेरिका इज 45% हायर देन द रेट ऑफ सुसाइड इन अर्बन अमेरिका। जो बैंक्रप्सी खड़ी है किसानों के सिर पे वो 425 बिलियन डॉलर की है। अब मुझे बताइए कि जो मॉडल वहां पर फेल हो चुका है, जो यूरोप में फेल चुका है, यूरोप में आज अगर टिका हुआ है एग्रीकल्चर तो वो सब्सिडीज के ऊपर टिका हुआ है। हम जानते हैं कि ओईसीडी कंट्रीज की सब्सिडीज हर डब्ल्यूटीओ मिनिस्ट्रियल मीटिंग से पहले चर्चा में होती है, और वो इतनी सब्सिडीज हैं कि जो मार्केट है एक्चुअली वो सर्वाइव करती है या थ्राइव करती है उन सब्सिडीज के सिर पर। अभी देखिए ओईसीडी की फिगर्स हैं, लेटेस्ट जो फिगर है 2018 की है मेरे पास, कि 246 बिलियन डॉलर की सब्सिडी एग्रीकल्चर में जाती है, जिसमें 100 बिलियन डॉलर सिर्फ यूरोप के लिए जाता है। और वो अगर यूरोपियन एग्रीकल्चर में आप ये हटा दीजिए सब्सिडीज तो उनका एग्रीकल्चर भी कोलैप्स करता है। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज हमारे इकोनॉमिस्ट क्यों नहीं देख सकते कि अमेरिका और यूरोप से आगे, ये क्यों नहीं देखते कि इंडिया के लिए हमें वो फेल्ड मॉडल नहीं चाहिए। व्हेन विल वी लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर कंट्रीज। वहां तो सब्सिडीज थी, ह्यूज सब्सिडीज। अब देखिए अमेरिका में हर फार्मर को एवरेज जो है $60,000 हर साल मिलते हैं एज सब्सिडी सपोर्ट। इंडिया में $200 से ज्यादा सब्सिडी सपोर्ट नहीं मिलती है। अब अंडर इंडिया की एक स्टडी है कि अगर हम ग्रीन बॉक्स सब्सिडियों की भाषा में आप जानते हैं, अगर वो हटा दी जाए तो अमेरिका, कनाडा और यूरोप का जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट वो 40% ड्रॉप करता है। यानी मतलब उनका एग्रीकल्चर ही नहीं, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट भी सब्सिडीज पे टिका हुआ है। तो ये हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं ये कब देश की रियलिटीज को जानेंगे और एक फेल्ड मॉडल हमारे पे क्यों थोपा जा रहा है। यही हमने 2006 में किया था। 2006 में बिहार में यही कहा गया था कि सब अब बिहार विल बी अ हार्बिंगर ऑफ ए न्यू रेवोल्यूशन, पंजाब पीछे रह जाएगा, बिहार उसकी लीड लेगा। उन्होंने एपीएमसी मंडियां भी खत्म कर दी थी उस टाइम तो, और रिजल्ट ये हुआ 14 साल हो गए हैं। आपने देखा है कि जितना रिवर्स माइग्रेशन हुआ उसमें अधिकतर लोग बिहार गए हैं। 14 साल आपने जनरेशन का जो लॉस हुआ है वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरा ये कहना है कि जो इकोनॉमिस्ट ने या जो पॉलिसी मेकर्स ने डिसीजन लिया था उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। एक जनरेशन का पूरा लॉस हो चुका है जस्ट बिकॉज समबडी हैज दिस फैंसीफुल आइडिया कि मार्केट्स ऑपरेट वेरी वेल। क्यों नहीं बिहार में मार्केट्स ऑपरेट कर पाई अभी तक? क्या कारण है कि हर साल बिहार से जो प्रोड्यूस है अनस्क्रूपुलस ट्रेडर्स उसको लाके पंजाब और हरियाणा में बेचते हैं पैडी और व्हीट का। इससे मतलब साफ है कि दैट मॉडल फेल्ड टू शो इट्स वर्थ इन बिहार। अब जब बिहार में फेल हो चुका है, जब अमेरिका में फेल हो चुका है, जब यूरोप में फेल हो चुका है, हमारे इकोनॉमिस्ट क्या टेक्स्ट बुक के बाहर देखने की क्षमता नहीं रखते? व्हाट ए ट्रेजेडी ऑफ दिस कंट्री। व्हाई कांट वी बिल्ड अप। अब बात कर लेते हैं, जब संसद में इस बिल पर चर्चा हो रही है तो विपक्षी पार्टियां ने कहा है कि सरकार एमएसपी को खत्म करना चाहती है। एमएसपी मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य। गेहूं और चावल जैसी 22 फसलों पर सरकार एमएसपी तय करती है। इस पर सरकारी एजेंसी सरकार द्वारा फिक्स की जो दाम है उस दाम पर किसानों से अनाज खरीदती है। मूल्य इसलिए भी तय किए जाते हैं कि किसानों की उपज पर एक सिक्योरिटी मिल सके, भाव ऊपर नीचे हूँ इस चक्कर में उनका नुकसान ना हो। ये बात भी समझ लें कि जो किसान है मंडी में एमएसपी रेट पर ही फसल के भाव पाता है। जरूरी नहीं, हमें अधिकतर देखा गया है कि मंडी में एमएसपी के नीचे ही किसान उपज को बेचता है। सिर्फ सरकारी एजेंसी द्वारा ही एमएसपी रेट पर किसानों से फसल खरीदी जाती है। अब चाहे वो यूपीए गवर्नमेंट हो चाहे वो एनडीए गवर्नमेंट हो, एमएसपी को बढ़ाकर सरकार हमेशा अपनी पीठ थपथपाती रही है। किसान और विपक्षी दल हर साल या 2 साल पर एमएसपी बढ़ाने को लेकर आंदोलन करते रहते हैं। समर्थन मूल्य का जो कंसेप्ट है वो देखने और सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर ये मात्र एक प्रतीक है। आपको पता है कि एमएसपी पर सिर्फ देश के 6% किसान ही अपनी फसल बेच पाते हैं। सुनिए, सिर्फ 6% ही किसान अपनी फसल बेच पाते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सरकार द्वारा गठित शांता कुमार की रिपोर्ट में ये साफ लिखा है कि सिर्फ 6% किसान ही एमएसपी का फायदा उठा पाते हैं। एमएसपी रेट पर किसानों से जो फसल खरीदती है वो है एफसीआई। एफसीआई आपने देखा सुना होगा कि एफसीआई में अनाज सड़ गया तो सिर्फ सड़ाने के लिए ही नहीं खरीदा जाता। एफसीआई में अनाज जो आप देखते होंगे कि गरीबों को अनाज यानी खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत जो अनाज खरीदा जाता है, गरीबों में बांटने का जो अनाज खरीदा जाता है वो एफसीआई के द्वारा खरीदा जाता है। और ये आपको बता दूं कि 80,000 से 1 लाख करोड़ का हर साल का बजट है जो एफसीआई के थ्रू किसानों से
फसल खरीदी जाती है। तो अब यहाँ पर विपक्षी ये कह रहा है कि क्या एमएसपी को ख़त्म करने के लिए और ये खाद्य सुरक्षा पर क्या संकट आने वाला है, खाद्य सुरक्षा, अब गरीबों को क्या अनाज नहीं मिलेगा? तो ये सब रिपोर्ट जो है वो शांता कुमार की जो कमेटी थी उसमें सब ये बातें की चर्चा की गई कि एमएसपी को ख़त्म किया जाए। उपज है किसानों की, उनको सही दाम नहीं मिल पाता। अब विपक्ष इन सब मुद्दों को लेकर किसी विधेयक बिल का विरोध कर रही है। ये विरोध कहाँ तक चलेगा और सरकार अपने पक्ष में क्या-क्या चीज़ें रख पाती है, ये आने वाले दिनों में हम देख पाएँगे। लेकिन इस मुद्दे पर हम कई लोग से चर्चा करेंगे और आपके बीच लेकर आएँगे। चाहे वो विपक्ष के लोग हों, चाहे वो मीडिया से जुड़े लोग हों, जो सत्ता से जुड़े पार्टी के लोग हैं, उन सब से हम चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर।